हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में हम एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपको माइनर टेस्ट 02 आयोजित करवाया गया है, इसके पेपर 1 का सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके राजस्थान जीके से संबंधित सवाल और साइंस से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो हैं। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। गुजरात में इन्हें भाती खत्री के रूप में पूजा जाता है। ये दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता है। इनका आदि स्थान रुंडेला गांव में है। तो ये किस लोक देवता की यहाँ पर बात की जा रही है? तो भाती खत्री के नाम से आपके वीर कल्ला जी को पूजा जाता है और दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता है, और इनका आदि स्थान कौन सा हो जाएगा? रुंडेला गाँव हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। इन्हें आपके 4 हाथ वाले देवता या भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस लोक देवी के मंदिर में औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना में मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था? तो औरंगजेब के द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना में स्वर्ण छत्र कहाँ पर भेंट किया गया था? तो ये जीर्ण माता आपके सिकर भेंट किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इस देवी का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। इस देवी को अग्नि से स्नान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी लोक देवी है आपकी जिनका मंदिर बम्बोरा उदयपुर में है और इस देवी को अग्नि से स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है? तो किस लोक देवी के बारे में बात की जा रही है? तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर इंडाना माता के बारे में बात की जा रही है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है। निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है? तो कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजता है, यह आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये चौथ माता को पूजता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो ये आपकी कौन सी माता हो जाएगी? आई माता यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है। नारायणी माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये नारायणी माता जो है, इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। ये नाई समाज की कुलदेवी है। इनका मूल नाम करमेती था और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। तो ये नाई समाज की कुलदेवी है नारायणी माता, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम करमेती था, ये बात भी यहाँ पर सही है, और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। तो तीनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। सत्य यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल है। निम्न में से सही सुमेलित युग्म यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सोनगरा चौहान आशापुरा देवी, मेवाड़ के गुहिल कुशाल माता, सांबर के चौहान शाकंभरी माता, आबू के परमार अर्बुदेश्वरी माता। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो मेवाड़ के गुहिल जो कुशाल माता दिया गया ये गलत होगा। यहाँ पर बाण माता आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए। करणी माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करणी माता का जन्म सुआब गांव जोधपुर में हुआ। करणी माता की स्तुतियाँ चारण चर्जाई कहलाती है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। सत्य यहाँ पर पूछा गया है। तो 1, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेजा रिकिया पगलिया आदि का संबंध किस लोक देवता से है? तो नेजा रिकिया पगलिया का संबंध किससे हो जाएगा? रामदेव जी से यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है। लोक देवता तेजाजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। तेजाजी की पवित्र स्थली परबतसर नागौर है। तेजाजी के भोपे को जवाड़िया कहा जाता है। तेजाजी ने मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ युद्ध किया था। तो यहाँ पर कौन सी बात आपकी सही है, ये आपको बताना है। तेजाजी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, तेजाजी ने जो है मेर की मीणाओं से गायों की रक्षार्थ तो युद्ध नहीं किया था। इन्होंने तो आपके जो लाछा गुजरी जो थी उनकी गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर गलत होगी। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर किसी में भी नहीं दिया गया है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही माना गया है। आगे देखिए। निम्न में से किस लोक देवता का संबंध भुंडेल से है? तो भुंडेल से संबंध किसका हो जाएगा? तो भुंडेल से आपके हड़बुजी का संबंध हो जाएगा, और ये राव जोधा के समकालीन थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है। निम्न में से कौन से स्थल लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है? सुरताखेड़ा, देवमाली, निवाई और मालासेरी। तो देवमाली, इसके अलावा निवाई टोंक और मालेसरी, ये आपके जो है देवनारायण जी से संबंधित है। सुरताखेड़ा का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में ढूंढार क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इंपॉर्टेंट सवाल है। 13वां जो सवाल है ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर की में आंसर दिया गया है वो तो तेजाजी दिया गया है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर आपका खाकलदेव होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार चेकआउट कर लेना। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है हरिराम जी, मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी और पनराज जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो हरिराम जी का संबंध तो कहाँ से हो जाएगा? आपका झोड़ा से हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा से हो जाएगा, फत्ता जी का सातूगांव जालोर से हो जाएगा और पनराज जी का नगागांव से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्न में से फाबू धनीरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो फाबू जी के बारे में, फाबू जी धनीरी वाचना किस जाति के लोग गाते हैं? तो ये थोरी जाति के लोग गाते हैं। यहाँ पर वो 4 आपका करेक्ट होगा। लोक देवी देवता के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? इनको सांप्रदायिक सद्भाव को अपना परम कर्तव्य माना है, ये व्यक्तिगत निर्वाण की शिक्षा देते हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। सत्य कथन यहाँ पर बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही होगा, 3rd यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है हस्तक्षेप करने में समर्थ है। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का अपना परम कर्तव्य माना है और व्यक्तिगत निर्वाण की शिक्षा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप करने में असमर्थ नहीं है, ये समर्थ है, ऐसा माना गया है। आगे देखिए, फाबू जी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असंगत है। तो यहाँ पर असंगत कथन आपको बताना है। फाबू जी की स्मृति में चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी में मेला लगता है। रेवारी या रायका जाति फाबू जी को अपना आराध्य देवता मानती है। फाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामनाथ काव्याकृत फाबू प्रकाश नामक रचना में इनकी वीरता का वर्णन है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असंगत है ये आपको बताना है। तो बाकी तो यहाँ पर सब सही दिए गए हैं। फाबू जी की स्मृति में चैत्र अमावस्या में आपका कोलुमंड फलोदी में मेला लगता है, ये भी सही है और आपका 3rd भी सही है। लेकिन आपकी जो फाबू प्रकाश है ये रामनाथ कव्या ने नहीं लिखी है। फाबूरा सोटा जो है वो रामनाथ कव्या ने लिखी है। फाबू प्रकाश तो आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो ये तो आपकी आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई है, तो 4 यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल है, थार की वैष्णो देवी के उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? तो ये तन्नोट माता को जाना जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है? तो गोरखनाथ जी के समकालीन आपके कौन हो जाएंगे? गोगा जी यहाँ पर हो जाएंगे। गोगा जी जो है ये एक तो महमूद गजनवी के समकालीन थे, मैंने आपको क्लास 10 की किताब में करवाया था महमूद गजनवी, और एक आपके गोगा जी के समकालीन थे। गोगा जी जो है इनके द्वारा इनका नामकरण किया गया था, इनके गुरु माने गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। अंबिका माता आपका जगत उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा। बाण माता आपका कहाँ पर हो जाएगा? सुगाली माता आपका अहवा पाली होगा। बाण माता आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और हिंगलाज माता आपका लोद्रवा जैसलमेर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में तो आपका 2 हो गया, बी में आपका 3rd हो गया, सी में आपका 1 होगा, तो यहाँ पर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सावित्री माता का मंदिर आपका पुष्कर अजमेर में ही स्थित है। 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। रामदेव जी के ब्यावले किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो रामदेव जी के ब्यावले जो है ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये पूनम चंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ है। पूनम चंद के द्वारा रचित ग्रंथ आपके हो जाएंगे रामदेव जी के ब्यावले। वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिष्ठापित किया जाता है, तो ये कौन आपके हो जाएंगे? मामादेव हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें बरसात का देवता भी कहा जाता है। आगे देखिए, मेहाजी मांगलिया के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको विचार करना है। ये राव जोधा के समकालीन थे। इनका मुख्य मंदिर बाबनी जोधपुर में स्थित है। उपयुक्त में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो सत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तो देखो, ये राव जोधा के समकालीन नहीं थे, ये राव जोधा के दादाजी राव चुंडा के समकालीन थे। तो राव चुंडा के जो थे जोधा जी के दादाजी, उनके समकालीन थे ये, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। और बाबनी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और ये क्लास 10 की किताब में दिया गया है कि ये राव चुंडा के समकालीन थे। लोक देवता रामदेव जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें छुआछूत व जाति पाति के विरोध स्वरूप कामड़िया पंथ चलाया। रूणीचा रामदेव जी के मुस्लिम पुजारियों को चाहल कहा जाता है। रूणीचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका विशाल मेला लगता है। सत्य कथन की पहचान करनी है, तो सत्य कथन बताना है। तो ये चाहल जो है ये तो गोगा जी के आपके जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो 1 और सी यहाँ पर आपका सही है, ए और सी, तो 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए,
निम्न में से मारवाड़ के वह शासक जो पश्चिमी राजस्थान में एक संत व लोक देवता के रूप में विख्यात है। तो एक संत और लोक देवता के रूप में विख्यात आपके कौन हो जाएंगे? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के शासक भी रहे हैं मल्लीनाथ जी। जहार पीर किसे कहा जाता है? तो ये गोगा जी को कहा जाता है, महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह देवी अपनी 10 सिर और 54 हाथ की प्रतिमा हेतु विख्यात है और 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सुगाली माता हो जाएगी। ठीक है, इनके 10 सर है और आपके 54 हाथ है। तो याद रखना 10 सर है, 54 हाथ है और 1857 की क्रांति की देवी के रूप में सुगाली माता को जाना जाता है। निम्न में से किस देवी की पूजा सिर के रूप में की जाती है? तो केवल सिर के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है ये आपको बताना है। केवाई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, आई माता या सुंदा माता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आंसर की में यहाँ पर सुंदा माता दिया गया है। ठीक है, बाकी इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करना क्वेश्चन नंबर 29 को। आगे देखिए, निम्न में से किस लोक देवी को मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं तथा उसकी दर्शन यात्रा को नानी-रो हज कहा जाता है? तो नानी-रो हज कहा जाता है। तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी? तो ये हिंगलाज माता यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। नानी के रूप में मुसलमान इन्हें पूजते हैं और इनकी दर्शन यात्रा को नानी-रो हज भी कहा जाता है। तो हिंगलाज माता यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसून की शाखा है? तो सर्वाधिक वर्षा करने वाले मानसून की शाखा आपकी हिंद महासागर से 2 शाखाएं उठती है, अरब सागर और आपकी बंगाल की खाड़ी। लेकिन सर्वाधिक बारिशें यहाँ पर किससे होती है? 90% बंगाल की खाड़ी से आपकी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है ये आपको बताना है। तो किससे होती है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है शीत ऋतु में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे पहले आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे पहले आएगा? तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में आपका सबसे पहले आता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान में CAW जलवायु कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है? तो CAW आपसे पूछा गया है, तो ये राजस्थान है। यहाँ पर तो आपकी E-D पाई जाती है। ठीक है, CAW आपकी यहाँ पर पाई जाती है। देखो यहाँ पर A-W लिखना, यहाँ पर भी एक बना के यहाँ पर भी A-W लिखना और यहाँ पर आपका B-W हो जाएगा या जो भी है। तो यहाँ पर तो आपका C होगा, यहाँ पर आपका D होगा। तो D-A-W, D-B-W इस तरीके से ध्यान रखना है। तो C-A-W में आपका कौन सा एरिया आ जाएगा? तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? तो राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा की दिशा अरावली के लंबवत है। तो लंबवत नहीं है, ये समानांतर है। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है। तो ये गलत बात है, यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा में परिवर्तनशीलता बढ़ती है, क्योंकि परिवर्तनशीलता तो आपकी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बढ़ती है। तो ये बात गलत है। राज्य में मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य में मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर वाली। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, ये बात गलत है, घटती है। ठीक है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा दर्ज की गई। तो वर्षा की मात्रा आपकी लगभग जो है वो कितनी दर्ज हुई थी? 678.4 mm ये आपकी दर्ज हुई थी। तो ये 67.84 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो याद रखिएगा 678.4 mm, और अगर सेंटीमीटर में याद रखना चाहो तो 67.84 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य की लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। राज्य में मानसून अक्टूबर नवंबर माह में दस्तक देता है। राज्य में शिखर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन जिले मानसून के दौरान लगभग 40 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका सही है ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 90% बारिश जून से सितंबर के मध्य होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, और शिखर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन जिले मानसून के दौरान 40 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। लेकिन मानसून जो है ये अक्टूबर माह में दस्तक देता है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। राजस्थान में मानसून जो है ये आपका अगस्त सितंबर के आसपास यानी 15 जुलाई के आसपास दस्तक देता है, पर मेनली देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास दस्तक देता है। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही है। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? तो सर्वाधिक आंधियाँ आपकी गंगानगर में चलती है। ठीक है, जून माह में राजस्थान के कौन से जिले में 42 डिग्री समताप रेखा गुजरती है? तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है? तो ये आपकी हनुमानगढ़ से गुजरती है। याद रखिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा हनुमानगढ़ से आपकी गुजरती है।
यहाँ पर भी आपको बताना है कोपेन के अनुसार कौन सा सही सुमेलित युग्म है, सही बताना है। BSHW गंगानगर गलत है, गंगानगर आपका BWHW में आता है। BWHW में आपका बाड़मेर है, लेकिन ये मेनली आपका BSHW में आता है। AW में बूंदी दिया गया है, बूंदी का थोड़ा सा हिस्सा आता है, लेकिन AW में नहीं मान सकते इसको, तो ये याद रखना बूंदी AW में नहीं आता है। CWG आपका टोंक में आता है, ये बिल्कुल सही है। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में शीत ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। राज्य में इस समय उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर का प्रभाव रहता है। पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु का प्रभाव पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल इस ऋतु का प्रारंभिक चरण है और इस समय उत्तरी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका असत्य है। तो यहाँ पर 4 असत्य है, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ये क्या है 0 डिग्री तक पहुँच जाता है शीत ऋतु में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1, 2, 3 आपके सही हैं, 4 यहाँ पर आपका गलत है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन से भाग में अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश का विस्तार है, तो राजस्थान में स्टेपी जलवायु कौन सी वाली होती है, BSHW वाली होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। BWHW वाली आपकी मरुभूमि होती है और AW वाली आपकी सवाना होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, सीकर आपका BSHW में आता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं बतानी है आपको। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, वर्षा का क्षेत्रीय वितरण असमान है और उच्च तापांतर है। तो ये तीनों तो बिल्कुल आपके सही है। पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाओं का मान उच्च है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाओं का मान उच्च है, तो यहाँ पर पश्चिमी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ABC होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से 70 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा गुजरती है। तो 70 सेंटीमीटर औसत वार्षिक रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है, तो ये भीलवाड़ा से आपकी गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, भीलवाड़ा से गुजरेगी। आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो औसत वर्षा के अनुसार सही ढंग से आपको जमाना है। तो यहाँ पर करौली, दौसा और सीकर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ये सभी सवाल जो है ये आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखिए, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म CA-W जलवायु में आता है। तो ये तो अभी हम देख चुके हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। उपयुक्त विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश को वर्णित करती है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, यानी कि पूर्वी सीमा ये वाली हो जाएगी और इधर वाले एरिया की बात की जा रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका शुष्क जलवायु प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथेरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी इकाई का शुभारंभ कहाँ पर किया है। तो ये 17 सितंबर को कहाँ पर किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जेकेलोन अस्पताल जयपुर में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 9 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के दौरान राजस्थान के किस शहर को क्लीन एनर्जी फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। तो ये किसे तीसरा स्थान प्रदान किया गया है, तो ये आपके अलवर को यहाँ पर किया गया है। किसको किया गया है, अलवर को दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े द्वारा किसे राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो 16 सितंबर को किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये राजेश्वर सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जा रहा है। तो ये बात सही है। इस योजना का क्रियान्वयन PWD विभाग द्वारा किया जा रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इस योजना के अंतर्गत राज्य बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में सड़कें बनाए जाने की घोषणा की गई। ये बात गलत है। वर्तमान में यह योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट
TDM 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस मार्ट का आयोजन 12 से 14 सितंबर तक जयपुर में किया गया। यह 7वां संस्करण था। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग व फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है ये आपके सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है ए और सी यहाँ पर आपका सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, UDISE प्लस रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रारंभिक स्तर कक्षा 3 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 रहा। राज्य में 2.8% राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थित है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत नामांकन 154 रहा। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? बी और सी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ये वर्ष 2016 में कोची स्थित कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। सत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा है? तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। 15वें राष्ट्रपति हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, 2016 में कोची स्थित कायर बोर्ड के ये अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है 23 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनके अंतर्गत फीचर फिल्म श्रेणी के विजेताओं को सही सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है। बेस्ट फीचर फिल्म AGVC, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो बेस्ट फीचर फिल्म तो 12वीं फेल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका AGVC सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर आपका सही होगा? तो बेस्ट फीचर फिल्म तो यहाँ पर आपकी 12वीं फेल हो गई। AGVC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हनुमान यहाँ पर हो गई। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी आपकी द केरल स्टोरी हो गई और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म यहाँ पर नाल 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशिया कप 2025 के संबंध में विचार करना है। इसकी मेजबानी बांग्लादेश द्वारा की गई। इसका खिताब भारत ने जीता। यह प्रतियोगिता का आपका 10वां संस्करण था। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही नहीं है, बाकी बी यहाँ पर आपका सही है। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द इंडियाज डीप स्ट्राइकर्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ले जनरल KJS टाइनी डिलन यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिए, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशे के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये बेसालाधार MP में किया था। कहाँ पर किया था? बेसालाधार MP में। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया है? तो अनुजा वरुडकर के द्वारा ये किया गया है। अगला सवाल है, 25 सितंबर को नापला बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार परियोजना BESS की आधारशिला रखी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह परियोजना पूगल बीकानेर में स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की कुल क्षमता 4000 मेगावाट पर घंटा होगी। तो सत्य यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सत्य कौन सा है? केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। ये आपके जो हैं दोस्तों साइंस के सवाल यहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको बताना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये लाल दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना किससे होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किस वजह से होता है? तो ये प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर होता है। तो 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक डीफॉक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है? तो डीफॉक्सी जो लेंस होता है इसको किस लिए यूज में लिया जाता है? तो जरा दूरदृष्टिता के लिए इसे यूज में लिया जाता है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। एक परिदर्शी पेरिस्कोप में उपयोग होता है। तो एक परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके 2 समतल दर्पण यूज में लिए जाते हैं एक पेरिस्कोप में। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, 2 समतल दर्पण। आगे देखिए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब अगर छोटा बन रहा है
तो उस दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो बाइक होती है उसके जो आपके पीछे देखने वाले जो मिरर होते हैं, पश्चिम मिरर जो होते हैं, उनमें आपका ये क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो कौन सा पदार्थ लेंस पदार्थ बनाने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता है, तो जल, प्लास्टिक, कांच यूज़ में लिया जाता है, मिट्टी यहाँ पर यूज़ में नहीं ली जाती है। आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये आपका, तो पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है, पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पक्षमाभि यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हुए बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, ये क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द, तो ये हो जाएगा आपका इरेक्ट, सीधा। वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका समतल दर्पण होगा। सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण आपका कौन सा होगा, तो ये अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही है। आगे देखिए, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दोगुना होगा। तो कोण का दोगुना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या होगा, 44 डिग्री ही यहाँ पर होगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, आवर्धन की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो इसको आप सोल्व करके निकालोगे तो आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पर +3 आपका आएगा। आगे देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर आपका होता है, तो ये निर्वात में होता है। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, तो प्रकाश की किरण जो आपकी किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तो ये बात तो सही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये बात गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये बात भी सही है। प्रसामान्य नॉर्मल व आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 ही सही है। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रिज्य आधारित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है, इस पट्टी के मध्य का रंग है, तो इस पट्टी के मध्य का रंग कौन सा हो जाएगा, हरा यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रिज्म आधारित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, तो इस पट्टी के मध्य का रंग कौन सा होगा, हरा यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा आवर्ती सबसे अधिक होती है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम और आवर्ती न्यूनतम होती है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं, तो दोनों यहाँ पर आपके सत्य हैं। तो बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और आवर्ती ज़्यादा होती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है और आवर्ती न्यूनतम होती है। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो ये किस तरफ मुड़ जाती है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी डबल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आर बराबर आपका क्या होता है, 2f यहाँ पर होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये क्षमता दी गई है आपकी, p यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपकी फोकस दूरी पूछी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, +100 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब f तथा 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो f और 2f के बीच में उत्तल लेंस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये बड़ा और वास्तविक होता है। देखो, उत्तल लेंस मतलब यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की जा रही है, तो उस हिसाब से आपको बताना है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये कौन से दर्पण को यूज में लेते हैं, अवतल दर्पण को यहाँ पर यूज में लेते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है, अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, अवतल दर्पण कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता, तो कौन सा यहाँ पर आपका सही है, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण कभी भी सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये बात सही है। उत्तल दर्पण कभी भी सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, तो ये बात भी यहाँ पर आपकी जो है सही है, लेकिन थर्ड यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो 81 जो है इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, 1 और 2 यहाँ पर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर अनंत पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस f और ध्रुव p के बीच में और वक्रता c से परे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो ये भी आपका बढ़िया सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका।
अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस एफ और धूर के बीच में और वक्रता केंद्र से परे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगर अनंत की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब है ये अनंत लघु यानी पॉइंट के आकार का बनेगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का। और वक्रता केंद्र की बात की जाए तो ये आपके वस्तु के समान आकार का बनेगा। और एफ और ध्रुव पी के बीच की बात की जाए तो ये बड़ी प्रतिबिंब यानी विस्तारित प्रतिबिंब बनेगी। और वक्रता केंद्र से परे की बात की जाए तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। और ये बात अवतल दर्पण की जा रही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध यहाँ पर हो जाएगा, तो r बराबर क्या होता है, 2f यहाँ पर होता है। r बराबर क्या होता है, 2f यहाँ पर होता है। इससे आप ध्यान रख सकते हो, या f बराबर r/2 भी आप कर सकते हो। जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार नेत्र में दृष्टि का दोष कैसा होता है, तब गोलाकार नहीं होता है तो यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता दोष आपका उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल है, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार नेत्र दोष को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाएगा, तो इसे मायोफिया या निकटदर्शी दोष कहा जाता है। दूर की दृष्टि से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि निकट रेटिना से बिंदु पे अभिसारित होता है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मायोफिया यहाँ पर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में आपका निकट का अच्छा दिखाई देता है आपको, लेकिन दूर का सही दिखाई नहीं देता है मायोफिया में। आगे देखिए, निम्न में से लेंस का सही सूत्र कौन सा है। तो लेंस का सही सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, दर्पण का नहीं पूछा गया है, लेंस का पूछा गया है। तो 1/f = 1/v - 1/u यहाँ पर होगा। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज धुंधला प्रतीत होता है। यह कौन सा दृष्टि दोष आपका हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपका दोस्तों वृद्ध व्यक्ति आपको दिख जाए तो जरा दोष ही आप करना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मत करना, जरा दूर दृष्टिता आपको करना है। प्रेस बायोफिया इसे कहा जाता है, जब भी आपको कहीं वृद्ध व्यक्ति दिखा हुआ मिल जाए। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, यह निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर भी कौन सा आपका हो जाएगा, जरा दूर दृष्टिता हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्ध आ गया तो वृद्ध या बुढ़ापा आ जाए तो जरा दूर दृष्टिता करना है, ज़्यादा दिमाग लगा के हाइपरमेट्रोपिया मत कर देना, ठीक है। खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि खतरे के संकेत आपके लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं ये लाल रंग के, क्योंकि लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन यहाँ पर होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने की क्षमता यदि निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिया करने पर संभव होता है। तो ये किसके द्वारा संभव होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ये संभव होता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ये संभव होता है। किस प्रकाशीय परिघटन के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है। तो 7 संघटक वर्णों में होता है, तो ये किसके द्वारा यहाँ पर होता है, तो ये आपका वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा और दर्पण के चेहरे से दूर से जाने पर सीधा रहता है तो दर्पण कौन सा होता है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण आपका हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, एक पिंड को एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बने प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की जा रही है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो ये आवर्धित, वास्तविक और प्रतिलोमी होगी। गोलाकार लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गोलाकार लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो किसके कारण ये बड़ा प्रतीत होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये बड़ा प्रतीत होता है। कोई भी वस्तु अगर आभासी प्रतीत हो रही है तो वहाँ पर मोस्टली आपका अपवर्तन ही निकलेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर 1 आपका सही होगा। मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में क्या होता है, तो मानव आँख जो है वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में क्या होता है, आपका लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा हो। तो ये कौन बना सकता है, तो ये अवतल लेंस बना सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो कि हमेशा वस्तु से छोटा हो, तो ये अवतल लेंस बना सकता है। वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात सही है। और न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी से
में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से आपके सही हैं? तो दोनों यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ से आपके ये मैथ के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।